बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी पेश खिदमत हैं। आज हैं हमारे साथ एम्बेसडर नाइला चौहान। 2 हफ्तों की गैप के बाद एक दफ़ा फिर मैडम ने मेहरबानी की है, हमारे साथ शो के लिए अपना वक्त निकाला है। आज हम बात करेंगे इनकी सफारतकारी के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये रिफ्ट क्यों पैदा हुई। एक छोटा सा जो एपिसोड था और उसके बाद खैर वो मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ भारत का जो किरदार था उस पे भी हम बात कर लेंगे। और साथ में खित्ते की जो दूसरी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त जो इसराइल के हवाले से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से उनके फौजी मारे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं, और फिर बाबुल मंदब पे जो कुछ हो रहा है, तो इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो एम्बेसडर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। माज़ूर ख़्वाह हूँ, कुछ मसरूफ़ थी, बट इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू बी विद यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। मैडम, ये पाकिस्तान ईरान का जो एपिसोड हुआ, गालिबन आपकी सफारतकारी के तजर्बे के मुताबिक, इसे आप पहले तो कैसे देखती हैं, और दूसरा ये कि वो रात, काली रात टल गई, लेकिन वो रात तो टल गई, उसने बहुत सारे ममालिक को एक्सपोज कर दिया। बहुत सारे ऐसे दोस्त ममालिक थे जिसमें टर्की, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, इवन रशिया, वो चाहते थे कि ये मामला ठल जाए और बेहतर अंदाज से आगे ताल्लुकात बढ़े। और बल्कि मैं रशिया की स्टेटमेंट देख रहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि इससे वो ममालिक जो इस खिते में अमन और अमान नहीं चाहते, वो फायदा उठाएंगे और इस गेम को अपने हाथों में खिलाएंगे। तो लेकिन भारत का दूसरी तरफ हम देखते हैं रवैया, बड़ा एक अफसोसनाक है, जो कि न फकत ये कि अब बातें क्लियर हो रही हैं कि जाके सजेशंस भी दी ईरानियंस को, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, और उसके बाद न फकत ये बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जेट तैयारे भी देंगे, लेकिन पायलट नहीं देंगे, क्योंकि पायलट हमारे पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं, तो उड़ाइएगा खुद और पाकिस्तान को आप कर लीजिएगा। तो इस सारी डेवलपमेंट को और आप हम कैसे उन्हें देखती चाय हैं? भी पिला देते, चाय भी हम उन्हें पिला चाय देते भी हैं, जी हाँ। पिला देते हैं, कोई जी हाँ, बात हालांकि नहीं। देखे ना मैडम, और मुफ्त चाय पिलाते हैं। हमने चाय भी पिलाई, तब भी वो नहीं आना चाहते। हाँ जी। कहते हमारे पायलट नहीं जाएंगे। तो इसे आप कैसे देखती हैं मैडम? हाँ, मैं देखिए जहाँ तक पाकिस्तान ईरान के राबित की बात है, बहुत समीमी है, बहुत गहरे हैं। आपको माशाल्लाह पता है कि ईरान वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज़ पाकिस्तान, जी। एंड जो हमारी पहली एम्बेसी बनी थी वो तेहरान में बनी थी। और जब ईरान के खिलाफ सैंक्शंस हुए तो हमारी एम्बेसी इन वॉशिंगटन सर्व्स एज़ इरानियन एम्बेसी आल्सो। अच्छा। उनके इंटरेस्ट को भी हम सँभालते हैं वॉशिंगटन में, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत से ईरानी हैं जो रहते हैं, चाहे वो उधर के सिटीज़न हो चुके हों या ना हो चुके हों, लेकिन जो काउंसलर उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जो ईरान के इश्यूज़ होते हैं, वो हमारी एम्बेसी वहाँ पे डील करती है। सो सगे भाइयों वाली जो है जिस तरह होता है उस तरह से हमारे रवाबित थे। ये एपिसोड कैसे हुआ, ये तो अभी तक बात खुली नहीं कि कैसे हुआ। हम्म। कयास-आराइयाँ बहुत हैं। आप देखिए कि ये एक्शन जो है आईआरजीसी ने किया, व्हिच इज़ रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। अगर इजाज़त दें थोड़ी-सी इसकी बैकग्राउंड अगर दे जी दूँ जी, कि प्लीज। ईरान जो है, अ, आपको पता है एक बहुत पुरानी सिविलाइज़ेशन है। हम्म। इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आर्केनियन एम्पायर से हैं, जिन्होंने अलेक्जेंडर की फौजों का सामना किया था, जो हजारों साल से चल रहे हैं। वो अब भी वही उनकी डिफेंस फोर्सेस है, ऑफ कोर्स वेरी मॉडर्नाइज्ड नाउ। लेकिन जब शाह का मतलब फॉल हुआ और इनकलाब आया, तो उस वक़्त जो इनकलाब की लीडरशिप थी, उनको गुमान था कि ये शायद शाह के हमायती हैं, तो इसलिए जो फॉर्मल उनकी आर्मी है, उसको उन्होंने पहले शक की वजह से ज़रा डाउनग्रेड किया। फिर आपको ये भी पता है कि जब कभी इनकलाब आता है, तो उसमें आपके जो इनकलाबी लोग होते हैं, उनका एक मख़सूस रोल और अहमियत होती है।
ये पासदार थे जो कि इस्लामी जो है इनकलाब के मतलब फुट सोल्जर्स थे। जब इनकलाब कामयाब हो गया तो फिर एक डायलेमा था कि अब इन फुट सोल्जर्स को क्या करें? डू वी लीव देम ऑन द स्ट्रीट? अगर स्ट्रीट पे छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि दे आर मोटिवेटेड, वो अपनी मोटिवेशन में रैंडम अपनी हरकतें करते रहेंगे। और अगर हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो कैसे करें क्योंकि ये तो सड़क पे उठे हुए लोग थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको फिर फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की और फिर 2007 में आईआरजीसी को एक प्रॉपर डिफेंस फोर्स का स्टेटस दिया गया और जो फॉर्मर इनकी डिफेंस फोर्सेस थे उनको भी अपग्रेड रिफॉर्म 79 में ही रिफॉर्म कर दिया गया था वैसे तो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी दैट शाह है नेवरदलेस जब ये इनका रिफॉर्म हो गया तो जो इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया उसमें जो ऑर्गेनोग्राम अगर आप देखें तो आईआरजीसी इज डायरेक्टली अंडर राहबर इमाम खामेनाई। उनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं है, उनके ऊपर कोई और जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो प्रॉपर डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर है एक प्रॉपर जिस तरह किसी भी डिफेंस फोर्स की हायरार्की होती है उनकी वो है। Consequently, there are two different bodies with different agendas. जो IRGC है उसका एजेंडा बेसिकली रेवोल्यूशन का एक्सपोर्ट और प्रोटेक्शन है। उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो लेबनान में भी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में है और इसीलिए देखिए कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो फिर इराक पे भी हुआ था, सीरिया पे भी हुआ था। इराक ने तो उस हमले के रिएक्शन में दे टुक ईरान टू यूनाइटेड नेशंस बजाय उनको उस तरह रिएक्ट करने के इराक ने ये जो है इस मसले को ये यूएन में लेके गए। पाकिस्तान हमारा जो था उस वक्त पहले हमने डिलिबरेट किया क्योंकि हमें यकीन ही नहीं आया कि हमें ईरान की तरफ से कोई थ्रेट हो सकता है। हमने नी जर्क रिएक्शन नहीं किया, हमने पहले उस पर डिलिबरेट किया। आपकी एनएसए ने जो है उस पर डिलिबरेशन की और फैसला हुआ कि अगर हम रिएक्ट नहीं करते तो फिर दूसरे जो हमारे मेहरबान हैं वो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, इनकरेज ना हो। तो लाजिम था कि एक रिएक्शन हो बट कैलकुलेटेड हो और कैलिब्रेटेड हो। तो उन्होंने जो एक्शन किया एक तो ईरान के लिए भी वो शॉकिंग था क्योंकि ये इस तरह की हरकतें पहले भी करते हैं। इवन व्हेन आई वाज इन ईरान वी यूज्ड टू टॉक अबाउट बॉर्डर इश्यूज। हमारे भी मसाइल हैं तो उनके भी मसाइल हैं क्योंकि आपको पता है जो ईरानी साइड का बलूचिस्तान है वहाँ पे पॉपुलेशन सुन्नी है और जो पाकिस्तान साइड बलूचिस्तान है उसमें पॉपुलेशन शिया है। पाकिस्तान के लिए ये इशू नहीं है कि हमारे बलोची शिया हैं या सुन्नी हैं, लेकिन ईरान के लिए ये मसला है क्योंकि वो मतलब शिया स्कूल ऑफ थॉट से उसको प्रोपोगेट करते हैं देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ शिया बिकॉज आपको पता है कि जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जो मेन क्लर्जी है वो नजफ में है। आयतुल्लाह नजफी इज रियली द हेड। लेकिन जब इनकलाब आया ईरान में तो फिर शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी वो दरारें सी पड़ने लग पड़ी बिकॉज एक तरफ तो अगर आप शिया हियरार्की देखें नजफ टेक्स प्रेसिडेंस, करबला टेक्स प्रेसिडेंस, लेकिन अगर आप उसको ये देखें कि वो अरबी हैं और ये अजमी हैं तो फिर एक चैलेंज हो जाता है। इन्होंने काउंटर कुम को किया, कुम को उन्होंने डेवलप किया और फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने अमेंड की उसमें इन्होंने कहा कि इट इज मैंडेटरी अपॉन एवरी ईरानियन टू एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन। So export of revolution became a very important
ऑब्जेक्टिव फॉर देम। जब हमारे साथ बात होती थी, हमारी डिस्कशंस हर लेवल पे होती है। इन्होंने कहा जी हम हॉट परसूट करेंगे क्योंकि यहाँ से जो मिस्क्रिएंट्स हैं वो भाग के आपकी तरफ आ जाते हैं, तो हम उनकी परसूट पे हमारे बॉर्डर गार्ड्स को इजाजत दी जाए। तो हमने उस वक्त हर दफा इनको मना किया कि नहीं, अगर आपके उधर से आते हैं हमें बताइए, हम इधर से उन्हें पकड़। तो बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी इकट्ठी काफी होती रही। आपको ये भी याद होगा कि बिटवीन 78 एंड 1980 हमारे जॉइंट बॉर्डर एक्शन हुए, यानी ईरानियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी टुगेदर डिड एक्शन ऑन दिस बॉर्डर एरिया टू cleanse this strip from nefarious elements. So we have a good history of cooperation and a lot of mechanisms जिसके थ्रू हम डिस्कशन करते हैं। तो जब ये अचानक हुआ तो उसमें इनको मतलब हमारे लिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगर आपको कोई मसला था तो इन मैकेनिज्म से आप बात करते। इन्होंने बाद में कहा जी हमने पाकिस्तान को बताया हुआ था। वो तो हमने भी इन्हें बताया हुआ था कि गुलबशन यादव आपकी तरफ से किस तरह आया। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि एक बरादर मुल्क की तरफ से ऐसे नेफेरियस एलिमेंट्स आके पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी करें। तो दोनों तरफ से मसाइल थे, लेकिन एक मैकेनिज्म्स थे हमारे दरमियान। ये ब्रीच ऑफ दैट मैकेनिज्म था। लेकिन आपको मैडम ये लगता है कि ये मैकेनिज्म अब एफिशिएंट हो जाएगा? जो भी मैकेनिज्म था मेरे ख्याल है इस एपिसोड के बाद बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कॉन्फिडेंट कि बोथ साइड्स रियलाइज कि दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट। और इसीलिए आप देखिए कि आपकी डिप्लोमेसी की कितनी कामयाबी है कि इमीडिएटली डी एस्केलेशन हुई और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहाल कर दिए गए। और दोनों साइड्स ने जो भी प्रेस रिलीजेस आपने पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा कि वी रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रदरली कंट्री। हमने भी ये कहा और उन्होंने भी ये कहा। सो दोनों साइड से ये कोई ऐसी नियत नहीं थी कि कोई ऐसी चीज होती। ये मैडम आपने आप देखिए जी जी आप अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैडम ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रेज किया कि चूंकि नजफ के अंदर एक जो प्रेसिडेंसी थी, जो शिया कलरजी स्कूल ऑफ थॉट की, और वो फिर इनकलाब के बाद ईरान में आ गए, तो उससे पहले मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी थी। और बल्कि लखनऊ के जो शिया कलरजी थी वो अपने आप में खुद मुज्तहिदीन भी थे। मुझे याद है कि हैदराबाद में पाकिस्तान में भी कोई समर साहब होते थे, समर हुसैन जैदी साहब गालिबन, उनको भी कोई इसी किस्म का स्टेटस भी मिला हुआ था कि आपको भी किसी की तकलीद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपने तहीं एक मर्जा के तौर पे आप मौजूद हैं। तो आपने बजा फरमाया, ये फैक्टर बड़ा आपने उसमें इंपॉर्टेंट किया। मैडम इसमें ये दूसरे ममालिक का क्या किरदार नजर आता है, स्पेशली इंडिया के हवाले से? जी, तो वही मैं अर्ज करना चाहूंगी कि जब दो भाइयों की भी अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो बीच में धमाल डालने वाले बहुत आ जाते हैं। और इधर भी दो भाइयों के दरमियान जो भी थोड़ी एपिसोड हुई, उसमें धमाल डालने वाले मौजूद थे। और इत्तेफाक है कि उस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ईरान में मौजूद थे। तो बहुत कयास आराइयां हुई कि ये जो है इंडिया ने अपने गेम खेली है यहाँ पे। कोशिश की होगी उन्होंने जरूर, आई डोंट डाउट दैट, बट आई डाउट कि ईरान जो इतनी पुरानी डिप्लोमेसी और इतनी पुरानी वो फरहंग है वहाँ, वो एक इनके कानाफूसी से उनको कोई असर पड़ेगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना डॉक्टर साहब, आप तो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंडिया को ईरान से कोई इतनी मोहब्बत नहीं है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि देर ऑलवेज सिटिंग ऑन द फेंस। सेकेंडली वो क्वाड का हिस्सा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, और वो एंटी चाइना ही नहीं, वो ईरान के हक में भी नहीं होंगे ऑब्वियसली अगर यूएस के साथ उनका अलायंस है। दूसरी बात ये
कि मोदी साहब के ज़माने में इनकी इज़राइल से जो रवाबित है वो बहुत जी स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं। जी। और इनके जितने शिप्स जो जा रहे थे ट्रेडिंग थ्रू रेड सी, उन पे हुतीस का अटैक था। हम्म, सो इंडियन ट्रेड with Israel was badly affected. हम्म, And they knew कि obviously जो allegations हैं कि हुतीज को ईरानी सपोर्ट कर रहे हैं, तो it's a very complex game. And India was trying to इधर वो कहते हैं ना hunting with the hounds and running with the hare, वो ये करने की कर रहे थे कि उधर उनको जरर पहुंच रहा है, इधर वो पुछ पुछ करके, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जी आप इनको मतलब पाकिस्तान को भी ज़रर पहुँचे, ईरान को भी ज़रर पहुँचे और इनकी जो यहाँ पे ट्रेड है उस पे भी अफेक्ट ना हो। ये एक तीर से दो नहीं 100 शिकार करने की करते और इवेंचुअली इनका तीर टूट जाता है, कोई शिकार नहीं होता इनका। ये मैडम ये एक इंफॉर्मेशन भी है हमारे देखने और सुनने वालों को। वाखान कॉरिडोर के बाद एक इंडियन जहाज क्रैश हुआ है और जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, 2 दिन पहले क्रैश हुआ है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उसमें 10 इंडियन मुसाफिर थे। हालांकि वो मालदीव का जहाज था, मालदीव में रजिस्टर्ड था, पेट्रोल भरवाने के लिए, फ्यूल भरवाने के लिए इंडिया में उतरा। 10 इनके लोग उसमें थे और वो जहाज गया है ईरान, और ईरान से वापसी पे, एक तो ये वाखान कॉरिडोर जो है ये अनयूजुअल ट्रैक है, इस पे ज्यादातर जहाज इस ट्रैक पर बिल्कुल। सफर नहीं करते। दूसरा कहा यह जा रहा है कि हाँ, वो 10, मुमकिन है। जी 10 जो है इंटेलिजेंस कि इनके जो रॉ इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स थे वो उस पे सवार थे और उनकी हलाकतें हुई हैं। इससे पहले जो I5 की रिपोर्ट के मुताबिक जो कनाडा ने बात कही हरदीप सिंह निजार के कत्ल में, और फिर जो साजिश करने की कोशिश की अमेरिका में पुन्नू के खिलाफ, जिसमें वो नखील गुप्ता इस वक्त गिरफ्तार हैं चेक रिपब्लिक, और वो गालिबन उसको हैंड ओवर भी कर रहे हैं अमेरिका को। तो ये फैक्टर बड़ा खुल के जी। सामने आया है कि अभी भी वो लगे हुए हैं कि ये बॉर्डर किसी न किसी तरह डिस्टेबलाइज। और फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी झड़पें शुरू हो गई, और ये अनयूजुअल झड़पें थी। यानी वो तो अफगानी बड़े आराम से कह देते हैं तालिबान के जनाब, वो एक्चुअली तो ये वो लोग हैं जिनको आपने सील किया है बॉर्डर, तो वो उनका ट्रेड मुतासिर हुआ है, तो इसलिए वो रिएक्शन में ये करते हैं। लेकिन हकीकत में वहां से हुँ। छेड़छाड़ है ताकि यहाँ अंडर प्रेशर हो पाकिस्तान, तो फिर हम ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ कर सकें, अदरवाइज हमें फिर हमारा पायलट पकड़ लेंगे बिल्कुल, और उसे चाय पिला देंगे। और चाय पिला देंगे दूध पत्ती वाली। लेकिन मैडम ये बात है कि उस पायलट ने वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। यानी जो है तो पैमा उसने हाँ, यहाँ पे किया था, उसमें कम से कम ये जरूर थी कि वो जाके उसने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात उन्होंने नहीं की। तो ये देखिए ना एक वो खानदानी था। खानदानी है। अभिजीत जो है जी वो खानदानी था जी और उसने अपनी जो है ना जो खानदानी होने का सबूत दिया कि जो उसने यहाँ पे कॉल दिया, हालाँकि उसको वहाँ पे बड़ा लमेंट भी किया गया जी 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 और जी। उसको उसकी जो है कीमत भी भरनी पड़ी। ये नहीं है कि उसको इधर से तो लेके गए थे एज़ हीरो, हम्म लेकिन जब उधर पहुँचे तो उसको ज़ीरो भी किया गया हम्म और उसके करियर पे भी इफ़ेक्ट हुआ। हम्म। लेकिन since he had given his word as a gentleman officer, he यस। and son of a gentleman officer, he kept his tradition. अच्छा मैडम, ये करण थापर साहब हैं, अच्छे नॉन जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। मैं देख रहा था इन्होंने 2 दिन पहले बिसारिया साहब का इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर भी थे और यहाँ से स्टेटस ऑफ नॉन ग्राटा का जो उनको वो हुआ और फिर यहाँ से निकाले गए। उन्होंने जो किताब लिखी है एंगर मैनेजमेंट में, उन्होंने उनको काउंटर आर्गुमेंट किया और बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, देखने वाला इंटरव्यू है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि आपने जो सोर्स उठाया है कि पाकिस्तान ने डर कर अभिनंदन को वापस किया, ये आपने किस बेस पे किया, जबकि अल जजीरा, बीबीसी और CNN के रिपोर्ट के मुताबिक रात के आधी रात को 2:30 बजे सुषमा स्वराज साहिबा ने कॉल की माइक पंपियो को कि पाकिस्तान गालिबन हम पे न्यूक्लियर अटैक करने लगा है, तो उसको आप मैनेज कीजिए। तो वो तो नहीं डरे, आप डर गए और फिर आपने कहा कि एक MP का आपने वो उठाया, एक MNA का आपने स्टेटमेंट उठाया, वो ख्वाजा साहब की,
कि जी वो टांगे कांप रही थी। उन्होंने कहा वो तो एक एमपी था, वो तो सियासी मुखालफत में लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, आपने सिर्फ एक सोर्स के ऊपर इतना बड़ा क्लेम कर डाला। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये डॉक्टर साहब, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एवरीबडी ट्राइज टू ग्राइंड हिज ओन एक्स, और वो उसमें कोई एथिक्स नहीं रहते। लेकिन जो ये फॉर्मर हाई कमिश्नर का स्टेटमेंट थी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिवील्ड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पहले इतनी नहीं, जिनकी जानकारी थी कि उधर का क्या पर्सपेक्टिव। हम्म, हम्म। तो कम से कम हमें उनके पर्सपेक्टिव का पता चला कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या साबित करना चाहते। दुनिया उसे जी तस्लीम बिल्कुल। नहीं करती मैडम, क्योंकि वो माइक पम्पियो साहब ने अपनी किताब भी लिख दी है, और उसकी वजह से वो काउंटर हो जाता है जो आर्ग्यूमेंट जो बसारिया साहब ने दिया। हालांकि बसारिया साहब की बाकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वेरीफाइड है, बट इन दिस केस जो बालाकोट और पुलवामा के ऊपर जो उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ मुलव्वस था, जबकि करण थापर ने ये कहा कि हमारे अपने गवर्नर मिस्टर मलिक ने ये बात कही कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसमें नेग्लिजेंस थी मोदी साहब की रिजीम की, नंबर वन। और नंबर टू, जो सिक्योरिटी मेजर्स थे फौज की तरफ से वो प्रॉपर नहीं उठाए गए। और नंबर थ्री, उसको फिर इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बीजेपी की हुकूमत ने। तो वो भी उन्होंने एक किस्म का काउंटर किया। और बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें जब ये मलिक साहब ने ये बात कही तो उनको काफी बीजेपी से जो है वो रिप्रिमांड भी किया गया। और उन्होंने उसमें साफ कहा कि जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉल किया और बताया कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी सिक्योरिटी की, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी सपोर्ट की, वो मुझे दिल्ली से नहीं आई, न्यू दिल्ली से नहीं आई। और इधर जो है फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा अगर कोई मसला हुआ। हम्म, तो उन्होंने कहा कि यू जस्ट कीप क्वाइट। मतलब ये अच्छा। भी उनको मोदी साहब ने कहा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मलिक इन हिज इंटरव्यू, कि उन्हें कहा गया कि तुम चुप कर जाओ, ये हम संभालेंगे, बिकॉज ये सारा खेल ही प्लान किया गया हम्म, उधर से, विद अ पॉलिटिकल एजेंडा। बिकॉज इनकी जब भी इलेक्शंस आती हैं पाकिस्तान बैशिंग। अब देखिए पाकिस्तान में इलेक्शंस आते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट इंडिया। एग्जैक्टली। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया विद इन आवर कंट्री। हम्म, हम्म, हम इंडिया कार्ड प्ले नहीं करते, कोई भी हमारा पॉलिटिशियन इंडिया कार्ड प्ले नहीं करता। हम्म, लेकिन उनके सारे पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टी समहाउ पाकिस्तान बैशिंग से ही उनको लगता है कि वो कामयाब होंगे। विच शोज देयर डीप रूटेड माइंडसेट, कि उनकी जो हसरतें और नफरतें हैं वो बहुत गहरी हैं, और वो रुकने वाले नहीं। हम खुले दिल के लोग हैं, आप प्यार से मिलते हैं, हम प्यार से मिलते हम्म, हैं। लेकिन वो प्यार से भी वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। हम्म। ये ऐसे नहीं है मुहावरा, ये तजुर्बे के बाद ही मुहावरे बनते बहुत शुक्रिया मैडम। मेरा दिल तो चाह रहा था हम बाबुल मंदा पर उस पर भी बात करें, चूंकि वक्त के दामन में थोड़ी गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने एम्बेसडर नाइला चौहान की बातें सुनी। आपके अगर कोई सवालात हैं, कमेंट्स हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम उनके जवाब एम्बेसडर साहिबा से लेने की कोशिश करेंगे। इस नाजीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।